प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने आज के इस कार्यक्रम के आरंभ में। जैसे कि आप मेरे नियमित दर्शक हैं, कार्यक्रम प्रत्येक दिन देखा करिए और इस कार्यक्रम को सबके लिए उपयोगी बनाने के लिए ये कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम के आरंभ में मैं ज्योतिष का महानतम सिद्धांत भी बताता हूं। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैं एकादशवें भाव में बैठे शनिदेव का प्रतिफल आपको बताने वाला हूं। किसी भी जातक की कुंडली में अगर एकादशवें भाव में शनिदेव बैठे हों और उन पर अगर सभी प्रकार से पापक ग्रहों का प्रभाव बनता हो तो वो किस तरीके का परिणाम जातक के जीवन में देते हैं। तो विचार करिए, अगर आपकी कुंडली के एकादशवें भाव में शनिदेव बैठे हैं और लग्न में बन रही राशि अगर उनके मित्र की है, अर्थात बुध की राशि है या शुक्र की राशि लग्न में बनी है। बुध की राशि यानी कि लग्न में मिथुन और कन्या, और शुक्र की राशि लग्न में अर्थात वृष और तुला, या तो स्वयं शनिदेव लग्नेश होते हों यानी कि लग्न में 10 और 11 नंबर लिखा हो। लग्न ये जन्म कुंडली का पहला भाव, और ऐसी स्थिति अगर कुंडली में बन रही हो और लग्नेश होकर के या लग्नेश के मित्र होकर के अगर शनिदेव एकादशवें भाव में बैठे हैं तो ये शनिदेव व्यक्ति को सबसे पहला सुख उसके राजा, पिता, पैतृक संपत्ति, सरकारी नौकरी और स्वयं के रोजगार का देते हैं। ये पहला है। दूसरा, चूंकि एकादशवां भाव ससुराल भाव या पत्नी का 5वां भाव होता है, मतलब पत्नी भाव सप्तम भाव उसका 5वां होता है, और नवम भाव का 3रा होता है, साथ ही साथ पंचम भाव का 7वां होता है। इन 3 भावों से शनिदेव का संबंध, चूंकि पापक ग्रह का किसी भी भाव से 3रे भाव में बैठना उत्तम फल देने वाला होता है। तो भाग्य भाव से 3रे भाव में बैठेंगे, चूंकि एकादशवें भाव में अगर शनिदेव बैठेंगे तो, और सप्तम भाव से 5वें घर में बैठेंगे। ये भी अच्छी बात है, क्योंकि किसी भी भाव से पंचम भाव में बलवान या अच्छे ग्रह का बैठना उस भाव के फलों की वृद्धि करता है। और अगर जन्म कुंडली में मैंने जैसे कि बात कही थी कि लग्न में इनके मित्र की राशि बनी हो तो पंचम भाव पे जब इनकी दृष्टि जाएगी तो ससुराल, पत्नी, धर्म, संतान और यश और प्रतिष्ठा की वृद्धि करने वाले हो जाते हैं। ये दूसरा लाभ हो गया। तीसरा लाभ ये हो जाता है कि व्यक्ति को शनि की दशा में भाग्य के उत्पन्न सुख की वृद्धि होती है, भाग्य का लाभ बढ़ता है, भाग्य उदय यहां भी होते हुए देखा जाता है। अगर जन्म कुंडली के एकादशवें भाव में शनिदेव बैठेंगे तो इस अवस्था में भाग्य उदय भी होता है उनकी दशा काल में। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ शनि की दशा काल में व्यक्ति के पद की वृद्धि, भाग्य उदय का अर्थ पद की वृद्धि भी है, भाग्य उदय का अर्थ संतान का प्राप्त होना भी है, और भाग्य उदय का अर्थ व्यक्ति को नई नौकरी मिलने का भी है। तो ये सारे ही परिणाम प्रत्यक्षतया जातक के जीवन में एकादशवें भाव के शनिदेव देते हुए देखे जाते हैं। इनके निगेटिव प्रभाव क्या हो सकते हैं? लग्न पर शनि की दृष्टि आपको धैर्यवान होने का संकेत देती है। आप धैर्य धारण करिए, आपको इंतजार करना होगा या करना चाहिए। दूसरा, आपको अपनी वाणी का संयम रखना होगा, आपको अपनी पैतृक संपत्ति की सुरक्षा बढ़ानी होगी। इतना ही नहीं, आपको अपने मित्रों से भी कभी कभी नुकसान के संकेत हो सकते हैं, ये भी बात ध्यान रखनी होगी। और शनि की दशा काल में इसका एक और भी लाभ अगर जोड़ दूं तो निश्चित रूप से रुके हुए सारे काम शनि की दशा में व्यक्ति को हो जाते हुए देखे जाते हैं। तो ये हैं जन्म कुंडली के एकादशवें भाव के शनिदेव अगर बैठे हैं तो। अब बात करते हैं कि अगर ऐसे शनिदेव के ऊपर पापक ग्रह की दृष्टि हो जाए, जैसे मंगल इनकी कुंडली में देख रहे हैं, राहु का प्रभाव है, सूर्य भी है, बुध भी है, तो वहां पे चूंकि पापक ग्रहों की भरमार है, तो याद रखिए जन्म कुंडली के एकादशवें भाव में अगर पापक ग्रह बैठे हों
ये ज्योतिष का सर्वमान्य सिद्धांत है। क्या सिद्धांत कहता है कि तीसरे, छठवें और एकादशवें भाव में पापक ग्रह की राशि का बनना या बैठना जातक के लिए शुभ फलों की वृद्धि करने वाला होता है। तो अगर जन्म कुंडली के एकादशवें भाव में पापक ग्रह बन के शनि बैठे हैं तो ये जातक के लिए निश्चित रूप से बड़ा ही श्रेष्ठ और संतुलित परिणाम करने वाला भी हो जाएगा। इसका अर्थ होगा कि यहां अब जातक की महत्वाकांक्षा की पूर्ति शनि कराने वाले होंगे और अपनी दशा काल में बहुत सारे ऐसे परिणाम देने वाले होंगे जिसके बारे में जातक सदैव विचार करता रहता है, सोचता रहता है। शनिदेव यहाँ कहते हैं कि मैं यहाँ बहुत प्रसन्न हूँ, मैं यहाँ खुश हूँ क्योंकि मैं पापक ग्रह हूँ और महत्वाकांक्षा का वो भाव है। बस आप थोड़ा पेशेंस रख लीजिए। जैसे ही ये दर्शन करते हैं कि नहीं जातक में सामर्थ्य है बैलेंस करने की, जातक सामर्थ्यवान है इंतजार करने के लिए, जातक बेचैन नहीं है, लापरवाह नहीं है, वैसे ही आपका परिणाम शनिदेव आपके पक्ष में देने वाले हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम का वो हिस्सा है जो सबके लिए महत्वपूर्ण मैंने बनाया है और खास करके उन लोगों के लिए जो ऐसे लग्नों से, जिनकी कुंडली में लग्न में ऐसी राशि बनी हो जो शनि की मित्र राशि हो, अर्थात वृष, अर्थात मिथुन, अर्थात कन्या, अर्थात तुला, अर्थात मकर और कुंभ। क्लियर है? अब आइए शुरू करते हैं आज का मूल कार्यक्रम और यहां से इनकी कुंडली से आपका परिचय कराते हैं, साथ साथ कुंडली का अध्ययन भी करते हैं। या आप कुंडली अगर हो सके तो अपने पास बना लीजिए और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ग्रहों का फलादेश किया जाता है और किन किन विषयों का ध्यान रखा जाता है। क्लियर है? आइए सबसे पहले इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूं। जन्म हुआ जातक का फाल्गुन माह में। विचार करिए, फाल्गुन माह में वसंत ऋतु और रविवार शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, मृगशिरा नक्षत्र, आयुष्मान योग, बहुकरण। इसको थोड़ा समझते हैं। फाल्गुन माह सूर्य मीन राशि में, चैत्र माह में वो उच्च के हो जाते हैं, मतलब सूर्य उच्चाभिलाषी हैं। उनके ठीक पीछे शुक्र उच्चाभिलाषी हैं, सूर्य भी मेष राशि की तरफ बढ़ेंगे और शुक्र भी उच्चाभिलाषी हैं। उच्चाभिलाषी ग्रह सदैव श्रेष्ठ परिणाम करने वाला या उच्च के ही भांति परिणाम करने वाला हो जाता है। शुक्र यहीं बैठे हैं, शुक्र यहीं बैठे हैं, मतलब लग्न कुंडली में शुक्र दशम स्थान में और नवांश कुंडली में भी शुक्र दशम स्थान में। उसी तरीके से सूर्य एकादशवें भाव में और सूर्य भी एकादशवें भाव में। तो जिस माह की हम बात कर रहे हैं, वसंत ऋतु, गुरु का प्रभाव, गुरु जन्म कुंडली में नीच राशि में बैठे हैं। यहां गुरु वृश्चिक मिथुन राशि में आ रहे हैं, थोड़े शत्रुगत हैं। और यहां पे भी देवगुरु बृहस्पति शनि के संपर्क में है। थोड़ी बहुत गड़बड़ी है, मतलब गुरु को हमें ठीक करने की आवश्यकता होगी कुंडली में, वो मैं आगे बताऊंगा। पर फिलहाल के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो फाल्गुन माह में जो लोग जन्मे होते हैं वो बड़े ही प्रेमी और मृदु स्वभाव वाले होते हैं। उनका स्वभाव बड़ा मृदु होता है, वो किसी भी अवस्था में किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, मजबूत निर्णय लेकर के बैठ जाते हैं। निर्णय उनका पहले ही उनके पास होता है, बस सामने वाले को ऑब्जर्व करके उसको एक्टिवेट या एग्जीक्यूट करने की आवश्यकता होती है, बस उतना ही। मतलब पहले ही जातक के दिमाग में प्रश्न देख करके उत्तर तैयार है, हाँ मुझे ये उत्तर मिलेगा। कैलकुलेशन जो होगा वो व्यक्ति अपने खाली समय में करता रहता है, ऐसा। इसका अर्थ ये है कि ये अवस्था व्यक्ति को महान बुद्धिशाली बना देती है और लग्न पर शनि की दृष्टि इस बात की और भी ज्यादा सिद्धि कर देती है। उत्तरायण में जितने भी शुभ ग्रह होते हैं, शनि, मंगल, राहु, केतु को छोड़कर गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा, ये सब के सब ग्रह बलवान हो जाते हैं और इनके बलवान होने के कारण कुंडली का पक्ष सकारात्मक और कोई बहुत बड़ा झंझट नहीं होता है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, ये चंद्रमा पापक होते हैं। इस अवस्था में कई बार व्यक्ति को नौकरी पाने में थोड़ी मशक्कत, लेकिन व्यापार या ये कह सकते हैं कि अगर पेशेंस रख लेते हैं तो एक अच्छी नौकरी के योग भी शुक्र बनाएंगे, सूर्य बनाएंगे, अगर हम सावधानी से अपने पराक्रम पर विश्वास रखते हैं तो। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के चंद्रमा व्यक्ति के मन मस्तिष्क को कई बार बेचैन भी करते हैं और उसमें एक रूपता नहीं आने देते हैं। मतलब व्यक्ति का मन और व्यक्ति की बुद्धि एक स्थिति को मेंटेन करने में कई बार घपला कर जाती है, या ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका मन बार बार बदल रहा है, चीज़ों को लेकर के, विषयों को लेकर के, वस्तुओं को लेकर के, व्यक्ति को लेकर के। आप एक जैसे नहीं हैं। मतलब
सस्टेन करना है, एकदम मजबूत बना करके रखना है, अपने आप को मेंटेन करने की आवश्यकता है। जो निर्णय ले लिया उसको सही करने, निर्णय कोई सही या गलत नहीं होता, आपकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है कि आपने भी अगर वर्तमान के हिसाब से गलत निर्णय लिया है तो उसको कैसे आप सही करके अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र, चंद्रमा जन्म कुंडली में बैठे हैं मिथुन राशि में। ये मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है, लेकिन इसके स्वामी देवता वैसे चंद्रमा ही होते हैं। तो भगवान मृगशिरा नक्षत्र पे, वैसे तो ये मंगल का नक्षत्र, लेकिन चंद्रमा का आधिपत्य, तो ओम चंद्रमसे नमः, है ना। चौटली की जड़ या जयंती घास, इसकी जड़ दोनों में से कोई भी मिल जाए तो आप धारण कर सकते हैं अपने गले में, या नवग्रह कवच भी धारण किया जा सकता है। सुंदरता बहुत अद्भुत, लोगों को आकृष्ट करने का बल बहुत बढ़िया, पैतृक संपत्ति की सुरक्षा बहुत अच्छी है, ज्ञान बल, सकारात्मक विचार, निर्णय तक पहुंचने की क्षमता और व्यवस्थाओं में विश्वास करना, ये सारी चीजें, अच्छे पद पे जाना और पद को विभूषित होना, एक सुंदर दाम्पत्य का सजग स्वरूप यहाँ पे चंद्रमा के कारण दिखाई देगा। ओम चंद्रमसे नमः, इसका धारण करना चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की पूजा आवश्यक रूप से करनी चाहिए। गंगा जल से चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए, है ना, इतनी सारी बातें। दूध से अर्घ्य देना चाहिए, भगवान को पंजीरी पूर्णिमा को अवश्य भोग लगाना चाहिए। तुलसी की माला ठाकुर जी को निश्चित रूप से अर्पित करनी चाहिए। शिव जी की पूजा दही, काला तिल, शहद, घी आदि से जरूर करनी चाहिए। ये आपके नक्षत्र के उपाय हैं जो मैंने आपको बताया है। आयुष्मान योग में जन्मा व्यक्ति कभी अकाल मृत्यु का शिकार नहीं होता। शूद्र वर्ण और देवगण के कारण व्यक्ति का दाम्पत्य अच्छा होगा, पर कभी कभी शूद्र व्यवहार के कारण या फिर ईर्ष्या द्वेष छल कपट, हिंसात्मक प्रवृत्ति, या कई बार दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल हो जाना, दूसरों से जल्दी प्रभावित हो जाना, अपना प्रभाव छोड़ देना और दूसरे के प्रभाव में चले जाना, ऐसी चीजें होती हुई नजर आ रही है शूद्र वर्ण के कारण। इसको ठीक करना होगा, या फिर अपने आप को बहुत मजबूती से धर्म पालन में लगाना होगा। बाह्य प्रभाव, चीजों को बहुत जल्दी जल्दी किसी पे विश्वास कर लेना। जैसे उदाहरण देता हूं, आपने कोई वीडियो देखा, कोई चीज देखी और आपको लग गया यही सही है, नहीं, वो सही नहीं है। हो सकता है कि हम उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च नहीं कर रहे हैं। इसके कारण कई बार हमारे दिमाग में एक गलत वातावरण भी तैयार होता है। हम अफवाहों पर बहुत जल्दी ध्यान दे देते हैं, अफवाहों से बहुत जल्दी परेशान भी हो जाते हैं। ये सारी चीजें इस कुंडली में चंद्रमा के कारण या शूद्र वर्ण के कारण घटित हो सकती है। क्लियर है? अब आगे मैं आपको लग्न से, आपकी कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं, लग्न, नवांश, दशमांश, समय, इस पर थोड़ा सा भावफल बता देता हूं ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए। आइए शुरू करते हैं। अब यहां से बात करते हैं। सबसे पहले कुंडली में लग्न का मान 27 अंश का है, इसे वृद्ध अवस्था का लग्न कहते हैं। लग्न मान 27 अंश का है तो हमें निर्णय लेने पे थोड़ी फोकस बढ़ानी होगी। मतलब हम जो कोई भी निर्णय ले रहे हैं उसमें थोड़ी सावधानी बरतें, या बहुत गंभीरता से बिना किसी हड़बड़ी के निर्णय लेने की आवश्यकता होगी, नहीं तो कई बार हम उसमें गलत भी जा सकते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं तो विचार करिए, धन भाव के चंद्रमा और शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के चंद्रमा। शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के चंद्रमा सामान्यतया शुभग ही होते हैं। तो चंद्रमा जब शुभग्रह हो गए और द्वितीय भाव में बैठ गए, जिस भाव में बैठे उस भाव का अधिपति नीच का है, लेकिन नीच भंग शुक्र के कारण हो रहा है, मतलब धन है। नेचुरली जब जन्म कुंडली के धन भाव में चंद्रमा बैठते हैं तो जातक के जीवन में धन की समस्या और पैतृक संपत्ति का लाभ, ये दोनों ही, मतलब धन की समस्या नहीं होगी और पैतृक संपत्ति आपको मिल जाती है। इसका एक भाग्य भाव, एक फल भाव के आधार पर यह भी होगा कि जातक देखने में बड़ा सुंदर और सकारात्मक विचारों से ओतप्रोत होता है। वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानता जब तक उससे कोई शत्रुता ना करे। कुछ लोग ऐसे होते हैं धूल फेंक करके मार करते हैं, झगड़ा करते हैं, पर ऐसा यहां नहीं होगा क्योंकि ये कुंडली वृष लग्न की है। केंद्र में स्थिर राशि बनने के कारण कुंडली की जो प्रगति होगी वो एक रस होगी, या ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जातक एक ही बार में ऊपर है और धड़ाम से फिर नीचे आ गया। प्रगति स्थिरता के साथ प्राप्त होने वाली है। और वो चंद्रमा मंगल से चौथे 10वें के संबंध में जाकर के व्यक्ति के डिप्लोमेसी को,
परिस्थिति को समझने के प्रभावों को लेकर के वृद्धि करने वाले हैं। अगर बात करें जन्म कुंडली के पंचम भाव पे शनि, मंगल, राहु, केतु और गुरु सबका प्रभाव है। गुरु की भी दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है, सूर्य, बुध, सारे के सारे ग्रह जन्म कुंडली के पंचम भाव को देख रहे हैं। और जन्म कुंडली के पंचम स्थान में पहले ही मंगल बैठे हैं, जो वृष लग्न की कुंडली के लिए 12वें और सप्तम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में बैठे हैं। पंचम भाव पेट का होता है, पेट में ऑपरेशन मंगल, राहु, शनि, सूर्य, बुध आदि करा सकते हैं। मतलब हमें पेट में पीड़ा हो सकती है। या दूसरा, ऐसी अवस्था में कई बार जब जन्म कुंडली के पंचम भाव पे नवांश चक्र में या छठवें भाव में मंगल राहु होंगे और जन्म कुंडली के पंचम भाव पे शनि, मंगल, राहु, केतु का प्रभाव होगा, तो प्रेम विवाह करने से बचना चाहिए, या अगर कर भी रहे हैं तो बहुत सावधानी से करें और कुंडली मिलाकर के ही विवाह करें। नवांश चक्र में गुरु और शुक्र जैसे दो शुभ ग्रह के बैठने से विवाह में स्थिरता, लेकिन आधुनिक विचारों से युक्त दाम्पत्य का योग बन रहा है। मतलब जो स्पाउस होगा, जो पत्नी होंगी, वो आधुनिक विचारों से युक्त होंगी, लेकिन सुख को चाहने वाली होंगी। समझदार पत्नी के मिलने का योग बनेगा। जब नवांश चक्र के केंद्र के दशम स्थान से बैठ करके गुरु और शुक्र एक साथ चतुर्थ भाव को देखेंगे तो वैवाहिक सुरक्षा का भाव बढ़ा देंगे। यहाँ पे मंगल और राहु जो छठे भाव में बैठे हैं नवांश चक्र में, ये विवाह में कभी कभी मतभेद देने का काम करेंगे अपनी दशाओं में। जबकि यहाँ पे मंगल और राहु स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, पेट में गड़बड़ी, पेट में ऑपरेशन और कई बार रक्त प्रवाह, पेट में अल्सर जैसी बीमारियों को देने वाले हो सकते हैं। नवम भाव में नीच के गुरु, जिनका नीच भंग नहीं हो रहा है, नवांश चक्र में वो शत्रु के साथ बैठे हुए हैं। इस वजह से हमें बड़ों का आदर, ब्राह्मणों का सम्मान, गायों की पूजा, गायों की सेवा, ग्रंथों का दान, वेद पाठी ब्राह्मणों को दान देने की आवश्यकता होगी। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा और ठाकुर जी की पूजा, गुरु मंत्रों का जप निरंतर करना होगा। नवांश चक्र से पहले अगर आप बात करते हैं तो नवांश चक्र में यहाँ पे शनि और चंद्रमा बैठे हैं तीसरे भाव में। वहां पे शनि और चंद्रमा के बीच एक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्योंकि चंद्रमा भी 11 अंश के हैं और शनि भी 11 अंश के हैं। इस अवस्था में जो कई बार विवाह को बचाने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें व्यक्ति को लुंज पुंज होते देखा जाता है। या इसको आप दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि व्यक्ति विवाह बचाने में कोशिश तो करता है, पर बहुत एनर्जी के साथ नहीं, एक नेचुरल सामान्य एनर्जी के साथ ही वो विवाह को बचाने की कोशिश करता है। क्योंकि यहाँ मंगल और राहु बैठे हैं तो हमें एक संकेत ये भी मिल रहा है कि हमें विवाह को सावधानी से चलाना होगा, कुंडली मिला करके ही करनी होगी। विवाह टूटने फूटने का योग नहीं, पर समस्या भी एक अलग तरीके की हो सकती है। यहाँ पे शनि और चंद्रमा का जो प्रभाव है वो भी कई बार एक कमजोर कम्युनिकेशन का कारण बन रहा है। दशमांशा चक्र में नवम भाव में मंगल और राहु बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि भाग्य भाव वहां भी थोड़ी बहुत संघर्ष में जाने की स्थिति में है, क्योंकि नवम भाव के स्वामी जब चतुर्थ स्थान में बैठे हैं और चतुर्थ स्थान के स्वामी जन्म कुंडली के छठवें भाव में गुरु के साथ बैठे हैं, तो ये एक तरीके से नौकरी का योग बढ़िया लगा देते हैं। मतलब नवांश चक्र में जो बुध और शनि आपस में संबंध में हैं, या फिर ये कहें कि तृतीय एकादशवें के संबंध में हैं, गुरु स्वग्रही हो रहे हैं, मंगल जन्म कुंडली में सप्तमेश होकर के पंचम में नवम में बैठ करके तृतीय भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, शुक्र जन्म कुंडली में लग्नेश होकर के धन भाव में बैठे हैं, लाभेश होकर के धन भाव में सूर्य बैठे हैं, धनेश होकर के लाभ भाव में बुध बैठे हैं, धन भाव के स्वामी होकर के दशम स्थान में जो शुक्र बैठे हैं, ये स्थिति व्यक्ति के करियर के ऊंचाइयों को स्पष्ट करती है और साथ ही साथ व्यक्ति पर कभी भी बेरोजगारी का दौर न चलाने का ठप्पा लगाती है। मतलब व्यक्ति के पास सदैव काम रहेगा। ये कुछ भाव फल थे, इसको और भी समझते हैं। सूर्य और शुक्र जो बैठे हैं दशमांशा चक्र के लग्न में, जहां पे लग्न और लाभ का संबंध धन से हो रहा है, ये इतनी अच्छी बात होगी व्यक्ति के करियर को लेकर के कि तुरंत ही नौकरी पाने वाले की स्थिति बना दे। मतलब व्यक्ति झट से नौकरी पाने वाला होता है, ऊंचे पद पर जाने वाला, पिता के कारोबार को संभाल सकता है और इतना ही नहीं अपना स्वयं का रोजगार भी स्थापित कर सकता है। ये सारी चीजें अगर जीवन में होती हैं तो उसके पीछे एक ही ग्रह काम करेंगे और ये ग्रह हैं सूर्य और शुक्र। क्लियर है? मतलब इनकी दशा में धन, मान, पद प्रतिष्ठा, महत्वाकांक्षा की पूर्ति और लाभ के योग बनेंगे। ये इतनी बात है। एकादशवें भाव में सूर्य बैठ करके पंचम भाव पे देख रहे हैं और पंचम भाव के स्वामी शनि तीसरे भाव में बैठ करके पंचम भाव को देख रहे हैं, यानी कि पंचम भाव पे सूर्य और शनि के साथ इतने सारे ग्रहों का संबंध बन रहा है।
यहां भी पेट भाव परेशान है, क्योंकि पंचम भाव पेट का होता है। यहां वात का गोला बनता है, जिसके कारण व्यक्ति को परेशान होते देखा जाता है। यहां पंचम भाव में मंगल और राहु के कारण पैतृक संपत्ति में मंगल और राहु की दशा मतभेद को देने वाली या कई बार उसके कारण चिंताओं को बढ़ाने वाली भी हो सकती है। इतना ही नहीं, नवांश चक्र में भी शनि और सूर्य का जो प्रभाव बन रहा है, ये भी इस विषय पर चिंतन करने को कह रहा है कि आप अपनी संपत्ति की सुरक्षा किस तरीके से करते हैं। भाई बहनों से ऐसा कोई मतभेद नहीं है, पर फिर भी हमें यहाँ पे सावधान जरूर होना हो। कई बार व्यक्ति को अकेले या माता पिता का इकलौता होते हुए भी देखा जाए तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर भाई बहन होते तो कई बार झगड़ा भी हो सकता था। ऐसी भी स्थिति स्पष्ट होती है। क्लियर है? अब मैं यहां से आपको ग्रहों के अंशों से आपका परिचय करा देता हूं। जब ग्रहों के अंश की बात होगी तो उसमें सबसे पहले सुख भाव के स्वामी जो सूर्य होते हैं, इस कुंडली में सूर्य सुख भाव के स्वामी हैं जो लाभ में बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति की माता उसके लिए ज्यादा चिंतित हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि पिता नहीं है, क्योंकि पिता भाव में शुक्र है तो पिता अपने काम, या ऐसा भी कह सकते हैं कि पिता जो है वो व्यक्ति के पद को लेकर के चिंतित हैं, जबकि माता सभी प्रकार की चिंताओं से ग्रसित है और माता से ज्यादा लाभ भी दिखाई दे रहा है। पिता का पक्ष, क्योंकि पिता भाव ये है और इस भाव के स्वामी शनि सूर्य के साथ बैठ करके अस्त हो रहे हैं, और पिता के कारक सूर्य देव जन्म कुंडली में बुध, मंगल, राहु, केतु पापक ग्रहों के प्रभाव में भी है। मंगल, राहु, शनि के प्रभाव में है, और इस भाव के ठीक पीछे नीच के गुरु बैठे हैं जो पिता के प्रभावों को कमजोर करते हैं। इस अवस्था में हमें पिता के स्वास्थ्य और उनके साथ संबंधों पे विचार करने की बार बार आवश्यकता होगी। सूर्य देव जन्म कुंडली में एक अंश पे बैठे हैं, सबसे कमजोर अंश के साथ सूर्य बैठे हैं, जो एक तरफ माता भाव के स्वामी होते हैं और दूसरी तरफ पिता और धर्म के कारक होते हैं, न्याय के, नैतिकता के कारक होते हैं। तो इन चीजों में कमजोरी कई बार व्यक्ति को देखने को मिल सकती है। उस सूर्य पे मंगल, राहु, शनि के प्रभाव के कारण कई बार पैतृक मतभेद, पिता की संपत्ति को लेकर मतभेद, दांतों की समस्या, आंखों की समस्या, स्किन डिजीज और हड्डियों के रोगों की होने की संभावना बढ़ जाती है। अपनी दशा काल में सूर्य इस तरीके की समस्या दे सकते हैं। बात अगर चंद्रमा की करेंगे तो मृगशिरा नक्षत्र में 4 अंश पे बैठे हैं, राहु और केतु के केंद्र में है। चंद्रमा के 4 घर पीछे केतु और 4 घर आगे राहु। ये चंद्रमा राहु और केतु के एक्सिस में आ जाने के कारण कई बार राहु और चंद्रमा या केतु या चंद्रमा जब एक साथ एक्टिव होंगे तो व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करेंगे। और 4 अंश पे बैठे हैं, गुरु से षडाष्टक सकट योग में हैं। इस वजह से जब चंद्रमा में गुरु का अंतर आए तो कई बार व्यक्ति के जिद और ना खाने वाली चीज भी व्यक्ति खाएगा, ना करने वाली चीज भी करेगा, ना बोलने वाली चीज भी बोल जाएगा। ये कब होगा? जब चंद्रमा में राहु केतु या चंद्रमा में गुरु एक्टिव होंगे तब। मंगल 3 अंश 22 कला उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं। अभी नक्षत्र की चर्चा नहीं कर रहा, पर सामान्यतः जिक्र कर दे रहा हूं। तो मंगल वक्री है 3 अंश 22 कला के, उनके ऊपर गुरु, शनि, बुध, सूर्य, राहु, केतु सबका प्रभाव है। और यहां पे वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठ करके कुंडली के प्रभावों को लगभग बीमारी या रोग या शोक देने वाले बन रहे हैं, जहां कई बार दाम्पत्य में मतभेद बढ़ाने वाले भी बनेंगे या वैवाहिक सुखों में कई बार कमजोरी देने वाले अपनी दशा काल में हो जाएंगे। हमें इसका ध्यान रखना होगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो मंगल वक्री भी हैं, तो उनका लगभग कुछ परिणाम चौथे भाव की तरफ से मिलेगा। चौथे भाव पे शुक्र की पहले ही दृष्टि है, लग्नेश होकर के दशम भाव में लक्ष्मी संपन्न योग बना रहे हैं और चतुर्थ स्थान पे देख रहे हैं। इस वजह से कि जन्म कुंडली के लग्नेश चतुर्थ भाव को देखेंगे तो व्यक्ति का ज्यादातर दिमाग उसके करियर की तरफ जाएगा और इकट्ठा करने की तरफ जाएगा। सूर्य और शनि जब एक साथ बैठे हों, शनि के ऊपर मंगल, राहु, केतु का प्रभाव हो, जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पे मंगल और शुक्र का प्रभाव हो, तो व्यक्ति को हेडेक भी कई बार होती है। उसके नौकर चाकरों से भी कई बार उसे मतभेद में देखा जाता है। इस वजह से उनके साथ आपके बहुत अच्छे संबंध होने चाहिए। बुध देव जन्म कुंडली में 6 अंश पे बैठे हैं, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हैं, शनि वहीं अपने नक्षत्र में विराजमान है। इस वजह से बुध और शनि के कारण व्यक्ति का जो तात्कालिक प्रभाव होता है वो किसी भी समाज के लिए अच्छा होता है। इसका अर्थ समझते हैं कि आप जिस समाज में जाएंगे वहां पे तत्काल आपका एक अच्छा बिहेवियर, एक अच्छा प्रभाव बनेगा, एक और अच्छा बनेगा। बाद में आपके बारे में भले ही लोग कुछ भी विचार करें,
अगर कभी चर्चा होगी तो। लेकिन उस समय आपका प्रभाव उस समाज को प्रभावित कर जाएगा, ये शनि के कारण होगा। उसके बाद बुधदेव 6 अंश पे मैंने कहा, ये नीच राशि में बैठे हैं, जिनका नीच भंग शुक्र पे है। तो कभी कभी बुधदेव नीच होंगे, और जब उनका नीच भंग शुक्र के कारण हो रहा है तो ये आपको डेविएट भी करेंगे और करियर को लेकर के थोड़ा बहुत मतभेद भी दे सकते हैं। ये कंफ्यूजन में करियर को लेके जा सकते हैं। ऐसी स्थिति बुध के दशा में हो सकती है। हालांकि धनवान फिर भी जातक को बना देंगे। देवगुरु बृहस्पति 18 अंश पे बैठे हैं, ये अमात्य कारक होंगे। नवांश चक्र में वो दशम स्थान में बैठ रहे हैं, इस वजह से अपनी दशा काल में शुक्र के साथ बैठे हैं, और 18 अंश पे बैठे होने के कारण जन्म कुंडली के अष्टमेश चंद्रमा और सूर्य से कोई संबंध नहीं। नवम भाव में श्रवण नक्षत्र में बैठे हैं, इस वजह से एक इमोशनल एक्टिविटी में व्यक्ति को लेके चले जाते हैं। व्यक्ति चाहे कितने ही ऊंचे पद पर क्यों ना विभूषित हो जाए, फिर भी उसका जो हृदय होता है वो बड़ा ही कोमल और सुहृदयता से युक्त रहता है। एकदम बिल्कुल कोमल स्वभावों वाला होता है, वो किसी से वैर विरोध नहीं करता। कम्युनिकेशन की कमजोरी हो सकती है कि व्यक्ति में कभी कभी देखने को मिल जाए। बड़े बुजुर्ग उस पर हावी होते हैं, बड़े जो पद वाले लोग होते हैं वो भी उस पर हावी होते हुए देखे जाते हैं। पत्नी के साथ कभी कभी कम्युनिकेशन गैप या मिसबिहेव की स्थिति भी बनती है, ये गुरु ऐसा करा सकते हैं। शुक्रदेव इस कुंडली में आत्मकारक हैं। अब जरा विचार करिए, यहाँ पे कुंडली बदल गई टोटल। लग्नेश ही आत्मकारक, पहले लक्ष्मी संपन्न योग, शुक्र जन्म कुंडली में वर्गोत्तम। अब जरा विचार करिए तो जितनी भी कुंडली में जन्म कुंडली के पंचम भाव पर शनि मंगल राहु केतु का एक नेगेटिव प्रभाव मैंने बताया था, वो शुक्रदेव अर्थात जन्म कुंडली के लग्नेश और वही आत्मकारक हो गए, और कुंडली में वर्गोत्तम भी हो गए, तो 75 से 80% आपकी कुंडली के महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र ही हो गए। इतना ही नहीं, उनकी राशि में जन्म कुंडली के द्वितीय भाव और नवम भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है। अगर कोई ग्रह बैठ जाता तो और भी अच्छी बात होती। हालांकि यहाँ पे शुक्रदेव बहुत अच्छी स्थिति में है, क्योंकि चतुर्थेश के साथ भाग्येश का संबंध केंद्र में हो रहा है। तो ये जो विलक्षण बात कुंडली को बना रही है, ये बहुत सारी समस्याओं से शुक्र और देवगुरु बृहस्पति आपकी सुरक्षा करने वाले ग्रह बन रहे हैं। लग्नेश ही आत्मकारक, और वो भी वर्गोत्तम, मतलब इस कुंडली को आप 1000% तक बलवान मान सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात हो गई। क्या बात हो गई? शुक्र यहाँ पे बैठ गए, यहीं बैठ गए, और यही आत्मकारक भी हो गए। इस कुंडली की सबसे उत्तम बात में से एक बात, और ये शुक्र के ऊपर लागू होती है। नवमांश के बाद दशमांश चक्र में भी लग्नेश होते हैं, मालिक होते हैं, धन भाव में बैठ करके कुंडली को और भी ज्यादा एक अच्छा नेचर और बिहेवियर दे रहे हैं। इस वजह से इस कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कौन हो गए? शुक्र ही हो गए। होने भी चाहिए और वही हुए भी हैं। जो होना चाहिए वही अगर होगा तो जातक को कभी कष्ट होने देगा? नहीं होने देगा। शनिदेव जन्म कुंडली में 14 अंश पे बैठे हैं, अपने नक्षत्र में बैठे हैं, मंगल राहु का प्रभाव है। हालांकि उनके केंद्र में चंद्रमा बैठे हैं और उनके ठीक पीछे शुक्र बैठे हैं, इस वजह से शनि का बल ठीक होगा, पर फिर भी शनिदेव अस्त हैं। इस कुंडली के लिए उनको नवम और दशम भाव का स्वामी माना गया है। शुभ भाव के स्वामी हैं, केंद्र के स्वामी हैं, एकादशवें में बैठ करके पंचम को देख रहे हैं। त्रिकोण के स्वामी हैं, एकादशवें में बैठ करके पंचम को देख करके व्यक्ति को माता और पिता, पूर्वज, दादा दादी, इन सबका सुख या उनका आशीर्वाद ना रहे या रहे, मिलता रहेगा, है ना। राहु जन्म कुंडली में पंचम भाव में बैठे हैं, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, और पंचम भाव में बैठे होने से कभी कभी वात से संबंधित समस्या देते हैं, या कई बार मंगल राहु शनि जब एक्टिव होते हैं तो व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या दे सकते हैं। तो ये आपकी कुंडली में ग्रहों का अंश हो गया। अब मैं आपका ध्यान नक्षत्र पर लेकर आता हूं कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है। नक्षत्र की जब बात करें तो सबसे पहले सूर्य बैठे हैं पूर्वा फाल्गुनी नहीं, मीन राशि पूर्वा भाद्रपद। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बैठने से सूर्य के पास एक अलग तरीके का एनर्जी जातक के जीवन में डालने वाला ग्रह बने, क्योंकि अपने मित्र के नक्षत्र में बैठे हैं। अगर गुरु बलवान होते राशि से तो और भी ज्यादा उनको अच्छा फल देते हुए देखा जाता है, लेकिन फिर भी यहां सूर्य मीन राशि में बैठे हैं और यहां सूर्य कर्क राशि में बैठे हैं। मित्र के नक्षत्र में बैठे होने से अपनी दशा काल में नैतिकता, मोरालिटी जिसको कहते हैं, ज्ञान बल, समझने की शक्ति, आत्मविश्वास की वृद्धि और समस्त प्रकार के सुखों को देने वाले ग्रह बन जाएंगे। चंद्रमा मृगशिरा में है, इस वजह से हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, और निश्चित रूप से रक्त जनित बीमारियों के और वात जनित बीमारियों के होने की शंका बढ़ती है। विश्वकर्मा भगवान की भी पूजा कभी कभी कर लेना चाहिए। मंगलदेव जन्म कुंडली में उत्तरा फाल्गुनी में बैठे हैं, इस वजह से वो आपको एक अच्छी एनर्जी और सकारात्मक विचार देने वाले या प्रेषित करने वाले बन रहे हैं।
बुद्धदेव जन्म कुंडली में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में कंटेम्पररी जो चीजें समकालीन हैं, जो वर्तमान में हैं, उसको समझने में कोशिश करेंगे, मदद समझने की कोशिश कराएंगे या मदद देंगे। देव गुरु बृहस्पति श्रवण नक्षत्र में बैठ करके यशस्विता का वर देंगे। शुक्रदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बैठ करके आपको अनुभवी बना रहे हैं। शनिदेव जन्म कुंडली में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठ करके आपकी कुंडली में अनुशासन, धर्म पालन, न्याय प्रियता और लक्ष्य की प्राप्ति के साथ भाग्य उदय का लाभ देंगे। राहुदेव पंचम भाव में, यहां पे सूत्र याद रहा है, केंद्र त्रिकोण गो राहुर स्थितः शतुशतः शुभाचांतर दशातस्य राज्य कीर्ति प्रदान राम। इसका अर्थ होता है कि अगर जन्म कुंडली में राहु केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों, उन पर किसी एक शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसे तो 2 होनी चाहिए, पर फिर भी गुरु की दृष्टि उन्हें प्राप्त हो रही है, ये अवस्था राहु को शुभ फलों को देने वाला बना देगी। केतु जन्म कुंडली में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठ करके व्यक्ति के निर्णयों में बल देने के साथ साथ स्थिति को स्पष्ट होने में विलंब कर रहे हैं। ये ग्रह अपनी दशाकाल में इस तरीके से खींचता हुआ सा परिणाम करेंगे। दशमांसा चक्र में लग्नेश का धन भाव में बैठना उत्तम फल देगा, जबकि बुध का नवमेश होकर के चतुर्थ भाव में बैठना माता के आशीर्वाद से करियर के सुखों में वृद्धि होगी। दशम स्थान का स्वामी दशम स्थान में है, कल को मन करे तो स्वतंत्र कारोबार भी कर सकते हैं, इसमें भी कुंडली आपके साथ खड़ी है। चलित चक्र की बात अगर थोड़ी सी कर दूं तो आपकी कुंडली में चलित चक्र में चंद्रमा लग्न का फल कर रहे हैं, उसके बाद सूर्य, बुध और शुक्र के साथ केतु दशम स्थान का फल कर रहे हैं, और बाकी मंगल और राहु चतुर्थ भाव का फल कर रहे हैं। मतलब ग्रह बदल रहे हैं। ये ग्रह क्यों बदल रहे हैं इसको समझते हैं, क्योंकि लग्न का मान 27 अंश का है। इस अवस्था में कई बार ग्रह अपनी भाव में बदलाव की संकेत या बदलावों को रखने वाले हो जाते हैं। इसका अर्थ होगा कि जातक के जीवन में निश्चित रूप से सुंदरता, धन और कोई लंबी बीमारी नहीं है। चतुर्थ भाव में मंगल और राहु के प्रतिफल के कारण कई बार माता के पक्ष में कमजोरी या माता और पिता में मतभेद या ससुराल वालों से माता के मतभेद नजर आते हैं। जबकि सूर्य, बुध और शुक्र केतु के साथ दशम स्थान में बैठने के कारण, शुक्र के अकेले दशम स्थान में बैठने के कारण कभी कभी करियर को लेकर के एक असमंजस की स्थिति भी उत्पन्न होते हुए देखी जाती है। इसके बाद अगर मैं बात कर दूं तो हमें किस दशा काल में सावधान होने की आवश्यकता होगी, तो वैसे कोई भी ग्रह ऐसा नहीं बन रहा है जो आपको कोई बड़ी खतरनाक बीमारी दे दे, पर फिर भी हमें बुध की महादशा में या बुध के अंतर प्रत्यंतर में राहु जब कभी भी एक्टिव होते हों, या मंगल में राहु जब कभी एक्टिव होते हों, साथ ही साथ अगर जन्म कुंडली के चंद्रमा में जब कभी भी शनि एक्टिव होंगे तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्या दे सकते हैं। भवन, भूमि, वाहन से संबंधित निर्णयों में बल मिलेगा गुरु, मंगल, शुक्र, चंद्रमा और शनि की दशा अंतर दशा में। मतलब इस दशा में आप जमीन, जायदाद, गाड़ी वगैरह खरीद सकते हैं। भाग्य के वृद्धि के संकेत मिलेंगे, भाग्य का लाभ मिलेगा, भाग्य लाभ मिलेगा शुक्र, शनि, चंद्रमा, गुरु और सूर्य की दशा में। कमजोरी थोड़ी बहुत हो सकती है बुध, केतु, मंगल और राहु में। धन संपत्ति के मामले में गुरु और चंद्रमा प्रभाव में थोड़ी मेहनत करा करके आपको परिणाम देंगे। बाकी इसके अतिरिक्त जितने भी ग्रह बन रहे हैं गुरु और चंद्रमा को छोड़ करके, वो सारे ग्रह आपके सपोर्ट में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। उनका प्रतिफल शुभ परिणाम देने वाला हो सकता है। माता और पिता को लेकर के हमें सावधान रहना होगा शनि की दशा में और गुरु की दशा में, जबकि चंद्रमा, मंगल, सूर्य, शुक्र ये सब ग्रह आपके माता और पिता की सुरक्षा करने वाले बन रहे हैं। संतान का सुख इस कुंडली में 100% बहुत अच्छा है। इसको लेकर के कोई गलतफहमी अपने दिमाग में नहीं रखनी चाहिए। तो ये विभिन्न वर्ग चार्ट है। अब जरा इसको और भी समझते हैं, चंद्रमा से विभिन्न ग्रहों का संबंध कैसा है। चंद्रमा से मंगल का चौथे भाव में जाना चिंतातुर, चिंता में रहने वाला, भविष्य को लेकर के चिंता करने वाला, ऐसा कह सकते हैं। उसी चंद्रमा से 4 घर आगे राहु स्थिति को स्पष्ट होने में दिक्कत देते हैं। चंद्रमा से 8 घर आगे गुरु जिद्दी बनाते हैं और कई बार व्यक्ति को स्वार्थी भी बना जाते हैं। इसी चंद्रमा से 9 घर आगे शुक्र
यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी और श्रेष्ठ पदों पर विभूषित होने का वर देते हैं। चंद्रमा से दशम स्थान में सूर्यदेव निर्णय लेने में कमजोरी, सूर्य भी और बुध भी। शनि जो है वो व्यक्ति को लालसा युक्त बनाते हैं, उसकी इच्छा उत्कंठा रहती है, जबकि केतु भी चीजों को भ्रम में ले जाने का काम करते हैं। तो ये आपकी कुंडली में विभिन्न ग्रह से संबंधित बात हो गई। यहाँ पे 2 नंबर लिखा है और यहाँ 6 नंबर लिखा है। यहाँ का जो पंचम भाव का 6 नंबर है लग्न कुंडली का, वो नवांश कुंडली का लग्नेश हो गया। इस वजह से जातक की कुंडली में प्रेम के योग ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। नवांश कुंडली के केंद्र में द्विस्वाभाविक राशि के बनने के कारण पत्नी कई बार आधुनिक विचारों वाली या राक्षसी प्रवृत्ति वाली, राक्षसी प्रवृत्ति का अर्थ ये नहीं कि राक्षस, नहीं, हमें यह समझने की भूल नहीं करनी होगी। समझने का अर्थ होगा कि व्यक्ति आधुनिक विचारों से ओतप्रोत होगा और अंधभक्त नहीं होगा, काम करने वाला, पढ़ाकू और बुद्धिमान होगा, तर्क से युक्त होगा और अपनी भी प्रतिष्ठा खोजेगा, अपना भी आदर खोजेगा, सामने वाले को भी आदर देगा। ऐसे विचारों वाली दार्शनिकता और दृष्टिकोण नए और सृजन करने वाले होंगे, नए विचारों को प्रकट करने वाला, अपनी बातों को रखने वाला, ऐसा होगा। इतनी सारी चीजें मैंने बता दी। गुरु की दृष्टि जन्म कुंडली के लग्न पे है। लग्न पर गुरु की दृष्टि अष्टमेश होकर के हो रही है, तो कई बार व्यक्ति को बेवजह की चिंता भी गुरु देने वाले होंगे। तीसरे भाव पे उच्च की दृष्टि है, तो व्यक्ति को सुरक्षा देंगे, कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएंगे। उनकी 9वीं दृष्टि जन्म कुंडली के पंचम भाव पे, तो इस वजह से व्यक्ति का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाता है। शनि की दृष्टि लग्न पे, आयु अच्छी, अष्टम भाव पे रुके हुए काम को सफल करना और पंचम भाव पे स्वास्थ्य से संबंधित समस्या। मंगल की दृष्टि जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे, कौन है? जन्म कुंडली के सप्तमेश, अष्टम को देख रहे हैं, तो कई बार यहां भी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो सकती है। मंगल की 7वीं दृष्टि एकादशवें भाव पर, व्यक्ति को कई जगह से धन कमाने की उत्कंठा रहती है। और 12वें भाव पे उनकी खुद की राशि पे है, तो जो व्यक्ति को ऋण में नहीं जाने देती है या व्यक्ति को ऋणी नहीं बनाती है। मृगशिरा नक्षत्र में दान करना सर्वोत्तम रहेगा। सूर्य को अर्घ, शुभ अंक 5 और 3। भवन जिसमें आप निवास कर सकते हैं वो उत्तर दिशा का मकान बहुत अच्छा होगा। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है पश्चिम दिशा की तरफ। कन्या और मकर वालों से मैत्री अच्छी होगी। शत्रुता कुंभ, कर्क और वृश्चिक वालों से ना करें। रत्न इस कुंडली में जीवन भर शुक्र का ओपल धारण कर सकते हैं या सफेद पुखराज भी धारण किया जा सकता है। सुखेश सूर्य होते हैं, इस वजह से उनका भी रत्न धारण कर सकते हैं। नियमित रूप से अमावस्या को अपने पूर्वजों के नाम पे, पितरों के नाम पे दान आवश्यक रूप से करना चाहिए। इतनी सारी चीजें हैं। और क्या बताऊं, कुंडली में अभी गुरु की दशा चल रही है, जो वृष लग्न की कुंडली के लिए बैठे अच्छे नहीं है, ऐसा तो नहीं कहूंगा, पर हाँ राशि से उनको बल बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। इस कारण से हमें थोड़ी बहुत सावधानी भी रखनी होगी, विशेषतया भाग्य के लाभ को लेकर के। इसमें अच्छी दशा गुरु में मंगल, गुरु में चंद्रमा, गुरु में सूर्य, अभी भी अच्छी दशा चल रही है, अभी भी कोई खराब दशा नहीं चल रही है। जो 2026 के नवंबर तक आपको गुरु में शुक्र का प्रभाव ठीक रहेगा, थोड़ा बहुत व्ययात्मक रहेगा संबंध, लेकिन हाँ नौकरी और पद वृद्धि के लिए तो ये योग बनाने वाला हो जाएगा। गुरु में राहु 2029 के नवंबर से आएंगे। इस दशा काल में अगर हो सके तो लाजवर धारण कर दीजिएगा और बजरंगबली के नियमित रूप से 12 नामों का उच्चारण अभी से ही करना शुरू कर दीजिए। क्लियर है? अनुशासन का पालन इस कुंडली को सबसे ज्यादा आगे बना सकता है। मांसाहार का त्याग इस कुंडली को निश्चित रूप से करना चाहिए। देवी मैया के नित्य आराधना या नित्य दर्शन, ये इस कुंडली को सबसे ज्यादा बलवान बनाने वाला हो सकता है। इस कुंडली में सबसे बलवान शुक्र होके बैठे हैं और सबसे कमजोर शनि, राहु या मंगल, ये 3 ग्रह कमजोरी से परिणाम देते हुए नजर आ रहे हैं। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। कल एक नई कुंडली के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।